वो महज एक कोल्ड ड्रिंक पीती है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच जाता है। एक उभरती हुई अदाकारा, एक खूबसूरत एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर के बेडरूम में दाखिल होती है। कुछ देर बाद एक शख्स उस दरवाजे को खोलता है और अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर बेड पर एक्ट्रेस बेसुध पड़ी होती है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और उसी अवस्था में उस एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड भी बिस्तर पर पड़ा होता है। उस एक्ट्रेस को उठाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो अदाकारा मौत की ओर चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे केस में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बेहद चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। अगर अंदर कोई नहीं था तो आखिर एक्ट्रेस का कत्ल किसने किया, या फिर उसने खुद मौत को गले लगाया। एक माँ को कैमरे पर आकर क्यों ये बोलना पड़ा कि उसकी बेटी का 3 बार रेप किया गया, और वो भी एमएलए के जो बेटे हैं उनके द्वारा। और साथ ही साथ जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने उनकी बेटी यानी उस एक्ट्रेस का गला दबाकर उसे मार दिया और इस कहानी को कुछ ऐसे दिखाया कि उसकी मौत खुद हुई है, उसने खुद मौत को न्योता दिया है। तो आखिर कौन है ये एक्ट्रेस, कहाँ पर ये काम करती थी, कैसे इसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, क्या इसका नाम है और इसके जो मौत की मिस्ट्री है आखिर वो है क्या, आज हम उस पर बात करेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्रत्यूषा की है। ये साउथ इंडस्ट्री की एक बेहद बेहतरीन एक्ट्रेस रही थी। प्रत्यूषा का जन्म 29 अगस्त साल 1981 में हुआ। भुवन नगरी करके एक तेलंगाना में जगह है, भुवनगिरी करके, वहाँ पर ये पैदा हुई थी। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन जो माँ थी वो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना चाहती थी और इसीलिए वो एक गवर्नमेंट जॉब करती थी, एक टीचर थी सरकारी स्कूल में। जो प्रत्यूषा है उसका एक भाई भी है, प्रणीत, और इन्हीं दोनों बच्चों को बड़ा करने के लिए यानी प्रत्यूषा और प्रणीत को अच्छी परवरिश, अच्छे से बड़ा करने के लिए, अच्छी स्कूलिंग कराने के लिए इनकी माँ लगातार जॉब करती थी। और सरकारी स्कूल में बतौर टीचर उन्हें जितने पैसे मिलते हैं वो अपने बच्चों पर सारे पैसे एक तरीके से इन्वेस्ट कर देती, उनकी पढ़ाई पर, उनके कपड़ों पर, उनके खाने पर। धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे थे, इनकी सारी स्कूलिंग तेलंगाना में हुई और साथ ही साथ प्रत्यूषा जब ग्रेजुएट हुई तो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। अब इसके बाद प्रत्यूषा ने जब अपनी माँ को मेहनत करते देखा कि लगातार मेरी माँ बचपन से हमें पालती आ रही है, उन्होंने हमारे लिए इतने संघर्ष किए हैं, तो अब मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए। और इसीलिए प्रत्यूषा ने सोचा कि क्यों ना कोई नौकरी की जाए। अब ऐसे में उसने अपने दोस्तों से बात की, आसपास के जो लोग थे, नेबर्स थे, जो भी उसको गाइड कर सकता था, उन लोगों से बात की। तब प्रत्यूषा को समझ में आया कि हो ना हो कोई साधारण नौकरी नहीं, अगर मुझे फिल्मों में मौका मिल जाता है, टीवी सीरियल्स में मौका मिल जाता है, तो मैं बहुत अच्छी कमाई कर पाऊंगी और साथ ही साथ अपनी माँ को खुश कर पाऊंगी। मेरी माँ जो इतने बचपन से हमें पाल रही हैं, इतना लंबा वो संघर्ष करती आई हैं बिना पिता के, तो उनको मैं सपोर्ट कर पाऊंगी। और इसीलिए उस वक्त एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसका नाम था, अगर मैं आपको बताऊं, टेलीविज़न स्टार कॉन्टेस्ट। इसमें जो प्रत्यूषा है वो भाग ले लेती है और यहाँ पर वो विनर तो नहीं बनती, लेकिन एक टाइटल होता है मिस लवली स्माइल, ये प्रत्यूषा जीत जाती है। अब साल हो चुका था 1998, प्रत्यूषा की उम्र हो चुकी थी 18 साल। अब इसी पर जब उसने वो टाइटल जीता था तो कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर की नज़र प्रत्यूषा पर पड़ गई थी और 1998 में राइडू नाम की पहली तेलुगु फिल्म प्रत्यूषा को ऑफर की गई। एक डायरेक्टर थे, उन्होंने रखा, मोहन बाबू इसमें एक्टर थे और 3 एक्ट्रेस इस मूवी में काम करी थी, जिसमें से एक प्रत्यूषा भी थी। प्रत्यूषा ने फिल्म साइन की। फिल्म तो नहीं चली रिलीज होने के बाद, लेकिन जो प्रत्यूषा है उसकी एक्टिंग ने कमाल कर दिया। डायरेक्टर्स को प्रत्यूषा पसंद आ गई, प्रोड्यूसर्स को प्रत्यूषा पसंद आ गई और इसीलिए लगातार फिर उसे फिल्मों पर फिल्में मिलने लगी। अगर मैं आपको प्रत्यूषा के बारे में एक उसकी जर्नी बताऊं कि किस तरीके से उसने अच्छी एक्ट्रेस का एक तमगा अपने ऊपर लगाया, तो 10 सालों के अंदर जो प्रत्यूषा ने जितना काम किया उसमें लगातार वो 4 साल टॉप पर रही। और तो और एक साल ऐसा था कि उसने उस पूरे साल में मतलब 10-12 से भी ज़्यादा फिल्में साइन कर दी, डायरेक्टर्स की लाइन लग गई उसके घर पर, इस तरीके से वो काम करने लगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1998 में उसने पहली फिल्म साइन की, फिर उसी साल उसने फिर दूसरी फिल्म भी साइन की। इसी साल एक डायरेक्टर ने इसे तीसरी फिल्म भी ऑफर कर दी और इसके बाद जो प्रत्यूषा है उसकी फिल्में चलने लगी, हिट होने लगी। और अंदाजन जो 4 साल में प्रत्यूषा काम करी थी इंडस्ट्री में, उसने कम से कम 10 फिल्मों में काम किया जो बरकरार पूरी तरीके से बेहतरीन रही और तो और हिट रही। अब इधर प्रत्यूषा का फिल्मों में नाम हो रहा था, लोग उसे जान पहचान रहे थे,
लेकिन फिल्मों में बड़ी हीरोइन बनने का जो सपना लेकर प्रत्यूषा आई अपनी माँ की मदद करने के लिए, जो उसने इंडस्ट्री में चुना, उससे ही विपरीत उसकी लव लाइफ थी। दरअसल जो प्रत्यूषा है वो सिद्धार्थ रेड्डी, जो उसका बचपन का दोस्त था, उसको पसंद करती थी। और ये बात उसने सिद्धार्थ को बताई तो सिद्धार्थ ने भी यही सेम चीज़ कही। उसने कहा मैं भी तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। अब ये दौर आ चुका था कि एक तरफ जो प्रत्यूषा है वो अपना काम कर रही थी, फिल्मों में काम कर रही थी, यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लेकिन दोनों को प्यार हो गया क्योंकि बचपन के दोस्त थे। अब दोनों ने घूमना फिरना शुरू किया, साथ टाइम बिताना शुरू किया। तो प्रत्यूषा सोच रही थी कि जिस तरह वो अपनी फिल्मी लाइन में सेटल हुई है, ऐसे वो शादी करके सिद्धार्थ के साथ अपने पारिवारिक जीवन में भी सेटल हो जाए, और इसीलिए इन लोगों ने अपने घर पे बात की। अब ऐसे में जो प्रत्यूषा की माँ थी सरोजनी, उनको तो लड़के में कोई खराबी नहीं दिखी, सिद्धार्थ उन्हें पसंद था क्योंकि वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जो सिद्धार्थ रेड्डी की माँ थी, जो उनके पिता थे, जो उनके घर वाले थे, वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग प्रत्यूषा को पसंद नहीं करते थे और कई कोशिश की गई, लगातार बहुत कोशिश की गई लोगों को मनाने की कि आप लोग मान जाइए, मैं प्रत्यूषा से प्यार करता हूँ। प्रत्यूषा ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो पेरेंट्स थे सिद्धार्थ के, वो नहीं माने। अब ऐसे में तारीख आती है 23 फरवरी साल 2002। इसी रोज़ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो सिद्धार्थ है उसे जेल जाना पड़ता है, प्रत्यूषा की मौत हो जाती है। और ये जो तारीख है ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है कि उस बंद कमरे के अंदर आखिर हुआ तो हुआ क्या। देखिए 23 फरवरी साल 2002 की रोज़ जो प्रत्यूषा है वो एक ब्यूटी पार्लर गई होती है। सिद्धार्थ उस ब्यूटी पार्लर पहुंचता है, वहां से प्रत्यूषा को पिकअप करता है और इसके बाद सिद्धार्थ एक दुकान पर जाता है, वहां से वो कीटनाशक खरीदता है। वो ले जाने के बाद ये दोनों सिद्धार्थ के घर पर जाते हैं, वहां उस एक कमरे में जाते हैं और कमरे में जाकर कोल्ड ड्रिंक के अंदर सिद्धार्थ उस कीटनाशक को मिलाता है और फिर वो कोल्ड ड्रिंक दोनों के दोनों पी लेते हैं। अब इसके बाद जो पड़ोसी था वो सारी ये चीज़ें देख रहा था कि एक सिद्धार्थ है, एक एक्ट्रेस को लाया है, तो वो पड़ोसी उसी सिलसिले में उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे बहुत अनहोनी होने की एक आशंका महसूस होती है। उसे लगता है कि यार एक एक्ट्रेस यहाँ पर आई है, मैं मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा। तो वो एक एक करके जब दरवाजे खोलता है तो जिस बेडरूम में सिद्धार्थ और प्रत्यूषा मौजूद थे, जब उसका दरवाज़ा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन कई लोगों को इकट्ठा करता है। जैसे लोग आते हैं वो देखते हैं कि जो एक्ट्रेस है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, बेसुध है, पीली पड़ चुकी है, और साथ ही साथ जो उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सिद्धार्थ था वो भी कुछ उसी तरीके से बिस्तर पर पड़ा है। दोनों की बॉडी दोनों को उठाया जाता है, उनको एम्बुलेंस में डाला जाता है, सीधे अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही प्रत्यूषा दम तोड़ देती है, प्रत्यूषा की मौत हो जाती है। और इधर जो बॉयफ्रेंड है सिद्धार्थ, उसकी भी हालत ठीक नहीं होती। पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन करे उससे पहले ज़रूरी था कि डॉक्टर मंजूरी दे दें कि हाँ जो पेशेंट है वो अब ठीक है, आप बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में जब रिकवरी करता है सिद्धार्थ, तब पुलिस उससे पूछताछ करती है। अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो उससे कई सारे सवाल करती है। इस पर जो सिद्धार्थ है वो कुछ जवाब नहीं देता पुलिस को। अब ऐसे में कुछ रोज़ बाद प्रत्यूषा की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। अभी तक जो सिद्धार्थ बता रहा था वो बोलता है कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली कीटनाशक वाली, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बेहद शॉकिंग होती है। दरअसल उस वक्त जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले थे वो थे मुनि स्वामी। वो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पूरा एक तरीके से सारा कंक्लूड करके जब रिपोर्ट पेश करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि प्रत्यूषा का गला घोटा गया, साथ ही साथ रेप है और ये कोई मर्डर है, ना कि खुद किसी ने मौत को गले लगाया है। अब जब पुलिस वाले ये सारी चीज़ें सुनते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब ये दावे किए जाते हैं, तो वो सीधे सिद्धार्थ के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ तो बच जाता है और प्रत्यूषा मर जाती है और इसीलिए उस पर मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। लगातार जो सिद्धार्थ है वो बार बार कहता है मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। अब इधर जो माँ है, जो प्रत्यूषा की माँ है, वो भी मीडिया में आती हैं। वो बार बार बोलती हैं कि मेरी बच्ची के साथ जो एमएलए के बेटे थे उन्होंने और सिद्धार्थ ने रेप किया, उसको मार दिया, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मार दिया गया। मेरी बेटी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो माँ है वो कई सारे इस तरीके के संगीन आरोप लगाती हैं। अब क्योंकि जो एक्ट्रेस थी साउथ की, पूरा केस जो है बड़ा होता जा रहा था, तब ऐसे में जो सरकार है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा और इस केस को सीबीआई को सौंपना पड़ा, क्योंकि जो पुलिस है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। अब जैसे ही सीबीआई इस केस में आती है तो वो सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह को चेक करते हैं। फिर से जो एक्ट्रेस थी जिसका बात कही गई कि उसका मर्डर किया गया है, उसका फिर से एक बार रिपोर्ट वगैरह निकलवाई जाती है, दोबारा से जाँच होती है।
तो इस बार फिर से जो फॉरेंसिक एविडेंस थे वो कुछ और ही कह रहे थे। दरअसल जिन मुन्नीस्वामी ने वो फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कहा गया था कि रेप और मर्डर की बात है, गला घोटा गया है, जब सीबीआई वो रिपोर्ट बनवाती है, उसकी जांच करती है, तो पूरी तरीके से वो पलट जाता है। दरअसल उसमें साफ तौर पर आता है कि एक कीटनाशक केमिकल पीने से जो एक्ट्रेस है उसकी मौत हुई है, कोई भी गले पर ऐसे दबाव के निशान नहीं है, साथ ही साथ रेप जैसे भी कोई ऐसे एविडेंस नहीं है और ऐसी कोई भी रिपोर्ट में बात नहीं आती सीबीआई की। अब इसके बाद जो सीबीआई है, जो सिद्धार्थ पर मर्डर का केस लगा था वो उसे हटाती है सीबीआई, और केस हटाने के बाद उस पर कहते हैं ना कि किसी को आप मरने के लिए उकसा रहे हो, किसी को आप ये कह रहे हो कि किसी को कुछ ऐसी चीज़ें बोलो जिसकी वजह से वो मौत को गले लगा ले, तो ऐसा एक केस बनाती है कि तुमने उसे उकसाया है, और इसके तहत जो सिद्धार्थ है उसको सज़ा सुनाई जाती है। पूरा लंबा केस चलता है, कोर्ट भी इसको सुनती है और कोर्ट भी दोषी मानती है कि आपने प्रत्यूषा को उकसाया है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, ये सारी चीज़ों को लेकर। और इसी के सिलसिले में जो बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी रहता है उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 5,000 जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अब ऐसे में जब ये पूरा चीज़ सामने आती है, प्रत्यूषा की मौत को लेकर ये सामने आता है कि उसने खुद मौत को गले लगाया, बल्कि उसका मर्डर नहीं किया गया, रेप नहीं हुआ है, तो जो सरोजनी, जो प्रत्यूषा की माँ है, वो सामने आकर फिर से मीडिया में कई बार दावे करती हैं। वो बोलती है मैं अपर कोर्ट जाऊंगी, आगे जाकर बात को पहुंचाऊंगी, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। साथ ही साथ प्रत्यूषा की माँ कुछ सवाल और खड़े करती हैं। वो कहती हैं कि जो पहले रिपोर्ट आई थी वो सही थी, जो मुन्नीस्वामी जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, भले उन्हें सस्पेंड कर दिया हो उस रिपोर्ट को लेकर, लेकिन उन्होंने सही रिपोर्ट बनाई थी। मेरा दावा है कि उसने ही मेरी बेटी को मारा है सिद्धार्थ ने, और तो और मेरी बेटी को तो उसने एक तरीके से कीटनाशक कोल्ड में मिला के पिला दिया, लेकिन उसने सिर्फ अपने होंठों पर ज़रा सा लगाया सिद्धार्थ ने, ताकि लोगों को ये लगे कि उसने भी मेरी बेटी के साथ पिया है, और वो तो देखो बिल्कुल ठीक हो गया, उसको तो कुछ नहीं हुआ। उसने पुलिस से बचने के लिए पूरी साजिश रची थी और वो उसमें कामयाब हो गया। हालांकि जो प्रत्यूषा की माँ है वो अब तक इंसाफ का इंतज़ार कर रही है उनकी बेटी के लिए, लेकिन जो कोर्ट है उसने 5 साल की सज़ा और 5,000 का जुर्माना लगा दिया था सिद्धार्थ रेड्डी पर। और अब इस वक्त जो प्रत्यूषा की माँ है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं, जिसमें जो भी लोग गरीब हैं, जिनकी मदद करनी हो, जो औरतें हैं, उन सब की वो उसमें मदद करती हैं। और आज भी वो प्रत्यूषा के लिए एक ऐसी उभरती हुई कलाकार, जो अदाकारा थी, जो साउथ इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही थी, लगातार हिट पे हिट फिल्में दे रही थी, आज भी वो माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ का इंतज़ार कर रही है।